इस वीडियो में हम क्लास 10 के पहले अध्याय वास्तविक संख्या से जुड़े तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। यह दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताया है। यहाँ पर है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसे हमने अगर दो भाग में इसे बांट देते हैं तो पहला पार्ट में है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि हमने उदाहरण लिया 6, तो 6 को 2 गुना 3 के रूप में लिखा जा सकता है। और इसी तरह हमने उदाहरण लिया 15 का 3 गुना 5, तो दोनों यहाँ पर 2 और 3 अभाज्य हैं, उसी तरह 3 और 5 भी अभाज्य हैं। अब आगे है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि इस क्रम की बात की जा रही है। कोई इसे 3 गुना 2 भी लिख सकता है, इसे 5 गुना 3 भी लिख सकता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर क्रम को ना देखें, इस तरह क्रम को से अलग अलग ना बनाएं, तो यह अद्वितीय होता है। तात्पर्य यह है कि क्रम बदले जा सकते हैं लेकिन संख्या नहीं बदली जा सकती। जैसे 2 और 3, 2 और 3 इसमें है तो यहाँ भी 2 और 3 ही है, 3 और 5 यहाँ है तो 3 और 5 यहाँ भी है। तो यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहता है, इसमें कहा गया है। और ये अभाज्य गुणनखंड ही है जो हम लोगों ने टर्म पढ़ा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड, तो इसी से अभाज्य गुणनखंड लिया गया है। अब है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, ये हूबहू याद करना अनिवार्य है। तो इस पर हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे यहाँ पर है 38-25 और 74-29, दोनों को हम बारी बारी से देखते हैं। तो 38-25, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, तो 2 से ये विभाजित होंगे, 2 से इसमें भाग लगेगा। तो 2 से भाग लगने के लिए इकाई स्थान पर 0 या फिर सम संख्या होना अनिवार्य है। यहाँ पर तो वो है नहीं। 2 के बाद आता है 3 अभाज्य संख्या। 3 के लिए है कि सबका जो सम होगा, सबका योग 3 से विभाजित होने चाहिए। तो हम लोग सम का योग करते हैं। 3 8 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 से विभाजित होती है, इसीलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित होंगी। तो 3 से हमने लगाया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 22, 3 सत्ते 21, 1 3 5 15। फिर से देखते हैं तो 1 2 3, 3 7 10, 10 5 15, ये भी 3 से विभाजित होती है, तो इसीलिए यह भी 3 से विभाजित होंगी। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 3 5 15। अब देखना है कि क्या यह होगी। 4 2 6 5 11, अब ये 3 से विभाजित नहीं हो सकती। तो 3 के बाद आता है 5, और 5 से विभाजित होने के लिए यह आवश्यक है कि इकाई स्थान पर या तो 0 हो या फिर 5 रहे। तो इसमें 5 है तो 5 से लग जाएंगे। तो 5 8 40, 2 5 5 25, यह भी 5 से विभाजित हो जाएगा, 17 5 85। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसे इस क्रम में कि 38 25, 38 25 इक्वल 3 गुना 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये सारे अभाज्य संख्या हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। और अगर क्रम को ना बदला जाए तो यह अद्वितीय होगा। तो यही बातें वहाँ पर कही गई हैं। अब दूसरा उदाहरण है 74-29 का। तब हमने देखना है 74-29।
74 29। तो ये 2 3 इस तरह की संख्या 5 7 11 13 इसे नहीं कटने वाला। ये आएंगे 17 से। 17 चौके 68, 6 62, 17 तिया 51, 11 आया 119, 17 7 119। फिर अगर हमने 17 से इसमें दिया तो 17 दूना, पहले इधर देख लेते हैं, 17 दूना 34, 9 97, तो नहीं कटेगा 17 से, तो ये 17 से नहीं। 17 के बाद आता है 19, तो हमने 19 से देखना है, तो 19 तो 38, 5 57, 19 तिया 57। तो यहाँ पे 17 19 और 23 ये 3 संख्या हमारे पास है। तीनों अभाज्य संख्या है, यानी हम लोग लिख सकते हैं 74 29 को 17 गुना 19 गुना 23। तो ये तीनों अभाज्य संख्या हैं, और अगर इसके क्रम को ना बदला जाए तो ये अद्वितीय है। वैसे भी क्रम को बदल सकते हैं, संख्याएं नहीं बदलेंगी। तो यही हमारी प्रमेय का है और ये उदाहरण। अब बात आई कि इससे हम लोग क्या करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के आधार पर इस मेथड से, इस विधि से हम लोग इन दोनों का देखेंगे तो HCF और LCM दोनों निकाल सकते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तो हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर है 6 और 20, हमने लिया 6 और 20, तो दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगाया 2 तिया 6, यहाँ 2 से लगाया 2 नहीं 20, और फिर 2 पंचे 10। अब इन दोनों को जैसा कि उधर लिखा था वैसे ही लिख लेंगे। तो 6 को लिखा हमने 2 गुना 3, और 20 को लिखा 2 गुना 2 गुणा 5। तो HCF निकालने के लिए हमें देखना होता है कि दोनों में कॉमन क्या है, इनकी दोनों में कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों में है, तो जो दोनों में हो वही हमारा HCF होता। तो HCF यहाँ पर हमारे 2 हो गया। फिर LCM क्या होगा। तो LCM के लिए है कि सारी संख्याएं समाविष्ट होती हैं, यहाँ पर सारी संख्याओं को लिखा जाता है। और ध्यान ये रखना है कि अगर संख्याएं जो दोनों में हो उसमें से ज़्यादा घातांक वाले लेने हैं, जैसे कि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो हमने ये देखना है कि 2 किस में ज़्यादा बार है, ज़्यादा टाइम्स किस में है। तो इसमें 2 बार है और इसमें 1 ही बार है, तो हमने 2 बार को लेना है, ना कि 1 बार वाले को, यानी कि जिसका घातांक ज़्यादा होगा। यानी कि कोई ये भी कह सकता है, इसे लिखने का तरीका 2 की पावर 2 और गुणा 5 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखना है कि 2 का घातांक किस में ज़्यादा है, इसमें 1 है और इसमें 2 है, तो हमने 2 लेना है। और फिर 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो फिर भी लेना है, यानी कि सारे संख्याओं को लेना है। बस ध्यान ये रखना होता है कि जो संख्या दोनों में है तो उसमें से घातांक जिसका ज़्यादा है वही लेना होता है। और 5 इसमें है, उसमें नहीं है, तो 5 यहाँ से हमने लिया। तो हमारे पास हो गए 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, यानी कि LCM हो गए 60। तो HCF 2 और LCM 60। तो हमने देखा कि HCF में क्या करना होता है, जो दोनों में कॉमन हो जो संख्याएं वो लेते हैं। LCM में
सारी संख्याओं को समाविष्ट किया जाता है और जो संख्या दोनों में हो उसमें से घातांक जिसका ज़्यादा होगा वही लिया जाएगा। अब दूसरा उदाहरण भी हम लोग देख लेते हैं, 26 और 91। तो 26 और 91, तो 26 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 91 का भी। 26 2 से आता है, 2 13 26, यानी 2 भी अभाज्य है और 13 भी अभाज्य है, तो यहीं पे स्टॉप हो गया। 91 2 से नहीं कटता, ये किस में आता है, 7 के पहाड़े में आता है, तो 13 सत्ता 91, तो ये हो गए। अब उसी की जैसे यहाँ पर लिख लेंगे 26 इक्वल 2 गुना 13 और 91 इक्वल लिख लेंगे 7 गुना 13। तो हमने देखा HCF के लिए क्या करना होता है, जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, तो यहाँ पर 13 हमारा HCF हो गया। LCM के लिए सारी संख्याएं लेंगे, तो यहाँ पर एक ही बार 2 है तो 2 लेना है, 7 एक ही बार है लेना है, 13 दोनों में है लेकिन घातांक दोनों का समान है, तो इसमें हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, 13 हमने लेना है। तो यहाँ पे हो गए कितने, 2 सत्ते 14 गुना 13, तो हो गए। ऐसे भी लिख सकते हैं 13 सत्ते 91 दूना 182, तो यही LCM हमारा हो जाता है। तो हमने देखा कि अभाज्य गुणनखंड से किस तरह, पहले तो अभाज्य गुणनखंड किया हमने और फिर इससे HCF और LCM भी निकाल के दिखाए। यहाँ पर एक प्रमेय है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो अगर P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो a को भी विभाजित करेगी। यही बातें हैं। इस प्रमेय का प्रयोग हम लोग इस प्रश्न को हल करने में करेंगे। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग विरोधाभास का प्रयोग करते हैं, यानी कि पहले हम लोग √3 को, जैसे यहाँ पर अपरिमेय संख्या है ऐसा सिद्ध करना है, तो पहले √3 को परिमेय संख्या मानेंगे और फिर बाद में बता देंगे कि हमने जो माना था वो गलत था। तो इस तरह ये सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय है तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो हमने A/B लिखा, जहाँ A और B सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का अर्थ होता है A और B के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होंगे। एक मतलब अंक एक, संख्या एक नहीं, अंक एक, ठीक है। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और √3b इक्वल ए हो जाता है। इसे हम लिख लेते हैं a इक्वल √3b। अब रूट को अगर हटाना है
तो हमारे पास एक विधि होती है वर्ग करना, और समीकरण में जो भी करते हैं, जोड़ करें, गुणा करें, घटा करें, भाग करें, दोनों तरफ होता है। तो इसीलिए लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो जब हमने वर्ग किया तो कुछ इस तरह आएगा, तो होगा 3b स्क्वायर। तो अगर ए स्क्वायर इक्वल 3b स्क्वायर है, यानी कि 3 से b स्क्वायर को गुणा करने पर हमें ए स्क्वायर मिला, अर्थात 3a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो वही हमें यहाँ पर लिखना है, और इसको हम लोग पहले समीकरण 1 मान लेंगे और फिर लिखेंगे कि 3a स्क्वायर को विभाजित करती है। अब जैसा कि हम लोगों ऊपर थ्योरम यानी कि प्रमेय में पढ़ा था कि अगर कोई भी p ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो p भी a को भी विभाजित करेगी। उसी प्रमेय से यहाँ पर लिख देंगे 3a को भी विभाजित करेगी। यहाँ पर लिख देना है प्रमेय से। अब अगर 3a को विभाजित करेगी तो हमने लिखना होगा a इक्वल 3 से, यानी हमने मान लिया कि अगर विभाजित है तो 3 किसी न किसी संख्या से गुणा करेगा तभी तो a आएगा। तो हमने मान लिया c, और लिखेंगे जहाँ c कोई पूर्णांक है। अब हम लोग यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे। और इसे हम लोग दूसरा समीकरण मान लेते हैं, और फिर यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर तो जब हम लोग वर्ग करेंगे तो होगा a स्क्वायर इक्वल 3c का स्क्वायर, तो ये बनेगा 9c स्क्वायर। अब यहाँ पर समीकरण 1 में हम लोग देखते हैं कि a स्क्वायर बराबर है 3b स्क्वायर, इसी का प्रयोग वहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ a स्क्वायर के जगह पर हमने रखना है 3b स्क्वायर 9c स्क्वायर। कहाँ से हमने लिया, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। अब 3 से कट जाता है 3 मरतबा, तो b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। तो c स्क्वायर से 3 को गुणा करने पर b स्क्वायर मिला, तो इसका अर्थ है कि 3 से b स्क्वायर विभाजित होता है। 3, इसलिए 3b स्क्वायर को विभाजित करती है। और उसी प्रमेय से हम लोग कह सकते हैं कि 3b को भी विभाजित करेगी। इसे हम लोग तीसरा समीकरण मान लेते हैं। तो दूसरा समीकरण जो है, इसमें क्या है कि 3a को भी विभाजित करेगी
और तीसरा समीकरण में हमने कहा 3b को भी विभाजित करेगी। इसका अर्थ हुआ कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 तो होगा ही। तो हम लोग लिखते हैं कि समीकरण 2 तथा 3 से a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। और हमने क्या माना था, ए और बी सह अभाज्य है। उसका अर्थ था कि ए और बी का सिर्फ अंक 1 जो है वो गुणनखंड है। और हमने यहाँ पर ये भी निकाल दिया कि 3 तो है इसका एक गुणनखंड। यहाँ पर लिख देते हैं एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। तो विरोधाभास हो गया ना। एक तरफ हमने कहा कि 1 होगा और यहाँ पर 3 भी निकल आया। तब हमने लिखना है जबकि हमने माना था कि ए और बी सह अभाज्य हैं। आगे लिखेंगे यह विरोधाभास हमारे मानने से हुआ है इसलिए हमारा मानना गलत था। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः प्रमाणित। तो ये सारी बातें हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के प्रश्न में हमें लिखना होता है ज़्यादा से। तो ये बार बार प्रैक्टिस करने से आ जाता है कि कैसे लिख। मतलब इसमें एक ही बात था कि √3 को परिमेय मानना और बाद में बता देना कि वो हमने माना जो गलत था। इसी तरह एक और सवाल करते हैं। ये यहाँ पर है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि हमने कहा कि ये इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसे विरोधाभास से बनाते हैं। तो फिर हम लोग लेंगे कि माना कि तीन + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय है तो इसे भी हम p/q यानी a/b लिख सकते हैं, जहाँ a और b
सह अभाज्य हैं। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन √3, √5, √2, √7, तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग ऐसी विधि का प्रयोग करते हैं। तो यही वहाँ भी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर हो जाता है कि जैसे यहाँ पर √5 है, तो अब हमें ये पता है कि √5 अपरिमेय है। तो जो अपरिमेय है उसे हम अकेला छोड़ेंगे, यानी उसे समीकरण में LHS, जैसे यहाँ पर ये दोनों बातें हैं, ये LHS ये RHS है, तो √5 को LHS में रखेंगे और सबको RHS में डाल लेंगे। तो पहले तो प्लस है 3, तो इधर आएगा, तो 2√5 बराबर a/b - 3। अच्छा, अब 2 जो है नीचे आएगा, तो √5 बराबर a/b - 3 और 1/2। अब यहाँ है इस तरह का, तो √5 बराबर a/2b - 3/2। अब यहाँ पर हमने जो 9th क्लास में पढ़ा था कि जब परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या मिलता है, और परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में घटाते हैं तो परिमेय संख्या ही मिलता है, और उसी तरह परिमेय को परिमेय से गुणा करते हैं तो परिमेय, और परिमेय से परिमेय को भाग देते हैं तो परिमेय। इसी का प्रयोग यहाँ पर करेंगे और लिखेंगे। यहाँ पर लिखना होता है, तो हम लोग लिखेंगे a2b 3 2, ये सारे क्या हैं, परिमेय संख्या हैं। a2b 3 और 2 परिमेय संख्याएं हैं। और तो ये सारी परिमेय संख्या, और हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या का जो माइनस करते हैं परिमेय संख्या में, तो वो परिमेय होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर a/2b - 3/2 परिमेय संख्या है। तो अब हमने ये प्रूफ कर दिया कि a/2b - 3/2 क्या है, परिमेय संख्या है। और हम लोग जानते हैं कि अगर ये RHS में परिमेय है तो LHS में भी परिमेय होगा, क्योंकि परिमेय के बराबर परिमेय ही हो सकता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसलिए √5 परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि √5 परिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि √5 अपरिमेय है। तो यही हम लोग लिखेंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
तो एक तरफ हमने प्रूफ किया कि रूट 5 परिमेय संख्या है, और लेकिन हम लोग जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहीं पे क्या हो गया, विरोधाभास हुआ। तो विरोधाभास हुआ तो हम लोग लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारे मानने से उत्पन्न हुआ है। अतः फिर इस संख्या को लिखेंगे जो हमारे पास है 3 + 2 √5। अतः 3 + 2 √5 अपरिमेय है। अतः प्रमाणित। तो हम लोगों ने देखा कि इस तरह से हमारे ये सवाल बनते हैं। तो इस तरह का जो सवाल होता है √3 √2 √5, इसमें थोड़ा प्रोसेस लंबा है, लेकिन इस तरह के सवाल जो होते हैं 3 + 2 √5 हो, 3 - 2 √5 हो, तो ये छोटा है, लेकिन सवाल अच्छा है। इस तरह के सवाल प्रैक्टिस करने से अच्छे हो जाते हैं।